चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एएस नंबर 20, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार एएस है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस एएस है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। अब देखिए एएस 20 किस लिए है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? जो हम किसी कंपनी में अगर शेयर परचेज करते हैं, अगर हम किसी कंपनी में शेयर परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर, तो हमें वो कंपनी प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब देखिए वो जो डिविडेंड है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर। कंपनी को सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है कि कितना उन्होंने पर शेयर अर्निंग निकाला। ठीक है, अब उसी के हम सिंपल सिंपल डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट होती हैं, जो हम लोगों को बैक सीट से नहीं पता लगती कि वो एडजस्टमेंट्स हुई हैं कि नहीं हुई, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है जी। अब बच्चों बात करेंगे बेसिक ईपीएस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक ईपीएस कैसे निकालना होता है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए आपको याद होगा, हम लोग सिंपल ईपीएस अगर लिखें तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता था हमारा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके लिए यही फॉर्मूला होता था बच्चों, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये फॉर्मूला होता था हमारा ईपीएस का। ठीक है जी। अब देखिए इसके लिए एक हम छोटा सा पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालना है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकालना है? इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, उसमें से माइनस करेंगे अगर कोई ट्रांसफर टू हम लोग रिजर्व करते हैं। ठीक है जी, ट्रांसफर टू कंपनी की पॉलिसी है कि वो रिजर्व को ट्रांसफर करती है, तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है जी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया जी बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला। अब मान लीजिए एग्जाम्पल चलते हैं फटाफट। अब मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 आप ले लीजिए। कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर हैं 1 लाख, और कंपनी की जो अर्निंग्स है, कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कितनी है? 8 लाख रुपए। ठीक है जी, तो देखा जाए ईपीएस कितना हो गया, अर्निंग पर शेयर कितना हो गया जी? अर्निंग 8 लाख रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं जी? 1 लाख। तो ये हमारा आ गया अर्निंग पर शेयर 8 रुपये। 8 रुपये का मतलब क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर को हर शेयर के ऊपर 8 रुपये मिलेंगे। ठीक है जी। क्या इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आता है? बिल्कुल नहीं आता बच्चों। ठीक है जी, ये तो था बिना किसी एडजस्टमेंट के हमें अर्निंग कैसे निकालनी है। अब आगे हम बात करेंगे टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट से मतलब क्या होता है? मान लीजिए अब कंपनी के पास स्टार्टिंग डेट को आउटस्टैंडिंग शेयर खड़े हैं 1 लाख। अब कंपनी ने 1 जुलाई को 50,000 शेयर और इशू किए या फिर 1 लाख शेयर और इशू किए। ठीक है, अब देखा जाए एक शेयर होल्डर है जिसने पूरा साल 12 महीने शेयर रखे, उसको भी क्या उतना डिविडेंड मिलेगा जितना उस बंदे को, जितना क्या है आगे 1 जुलाई वाले को? नहीं। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं टाइम एडजस्टमेंट की क्या रेलिवेंसी है। मान लीजिए हमारा कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर मान लीजिए 2020 है, 2020 है। अब मान लीजिए 1 जनवरी 2020 है और दूसरा है 1 जुलाई 2020। ठीक है, 1 जुलाई 2020 है। ईयर एंड कब हो रहा है? ईयर एंड अब हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को।
ठीक है जी। अब मान लीजिए 1/1/20 को हमारे पास शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर हैं 1,00,000। ठीक है जी। और मान लीजिए 1 जुलाई 2020 को शेयर इशू हो गए हैं कितने, और शेयर इशू हुए हैं 1,00,000 शेयर मान लीजिए और इशू हुए हैं। ठीक है। और मान लीजिए दोनों के दोनों फुली पेड अप हैं, फुली पेड अप हैं, मतलब 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये पेड अप है, 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये फुली पेड अप है। तो इसका मतलब साफ है, एक क्या ऐसा हो सकता है जिस बंदे को हमने 1 जनवरी को, मैं मान लीजिए मेरे पास शेयर है, ठीक है, मेरे पास कितने शेयर हैं, 1,00,000 हैं। अब आपने कंपनी को और पैसे की भी जरूरत पड़ी, आपने 1,00,000 शेयर परचेज किए, कौन सी डेट को, 1 जुलाई 2020 को। अब देखा जाए साल खत्म होने के बाद कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, डिविडेंड दे देगी। ठीक है। अब देखा जाए अमाउंट तो दोनों में सेम ही है, 10,00,000 के शेयर मैंने खरीदे, 10,00,000 के शेयर आपने खरीदे, तो क्या मुझे भी उतना ही डिविडेंड मिलना चाहिए जितना आपको मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपने 6 महीने के लिए इस साल रखे हैं, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए की है, मैंने पूरे साल रखी है इस केस में। तो इसका मतलब है एडजस्टमेंट होनी बनती है, वाजिब है, लॉजिकल है। ठीक है। तो इसमें टाइम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अब देखिए यहां पर 1,00,000 शेयर है, इनटू क्या करेंगे, जितना पेड अप है, जितना पेड अप है, यहां पे पेड अप कितना है, 10 रुपये है, डिवाइड बाई मैक्सिमम पेड अप कितना है, 10 रुपये। तो देखा जाए वेटेड एवरेज नंबर यहां पर कितने हो गए, 1,00,000 हो गए। ठीक है जी। अब ये वाला जो नए शेयर इशू हुए थे, नए शेयर कितने इशू हुए थे, नए शेयर इशू हुए थे 1,00,000। अब 1,00,000 शेयर इशू हुए थे, कौन सी डेट को हुए थे, यहाँ पे सॉरी एक चीज 10/10 नहीं करना था हमने, यहाँ पे 12/12 करना था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम टाइम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक है। तो 12/12 हो गया जी। अब इनटू आप कर सकते हो, 10/10 भी कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू एडजस्टमेंट है ही नहीं, इंटू 10/10। ठीक है। तो अमाउंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दूसरे केस में, अब दूसरे केस में क्या हुआ है, 1,00,000 शेयर हैं, 1 जुलाई को इशू हुए हैं। अब 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, 1,00,000 इंटू टाइम एडजस्टमेंट, टाइम एडजस्टमेंट कितना है, 6/12, और वैल्यू एडजस्टमेंट तो कोई है ही नहीं। तो ये हो गया आपका कितने शेयर, 50,000 शेयर। ठीक है जी। तो देखा जाए आपके पास कुल मिला के टोटल शेयर कितने हुए, कंपनी के टोटल शेयर बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। साथ साथ बच्चों लिखते जाना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1,00,000 प्लस 50,000, दैट इज 1,50,000। ठीक है जी। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1,50,000। करेक्ट है। क्यों हो गए ऐसे, टोटल तो कितने थे एक्चुअल में, टोटल एक्चुअल में कितने थे, 2,00,000। 1,00,000 हमने हमारे आउटस्टैंडिंग थे 1 जनवरी को, और 1,00,000 और शेयर इशू करे कौन सी डेट को, ये हमने इशू करे 1 जुलाई को। तो टोटल कुल मिला के 1,00,000 प्लस 50,000 एग्रीगेट बन जाएंगे वेटेड एवरेज, मतलब टोटल तो 2,00,000 है, वेटेड बन जाएंगे किसके हिसाब से, टाइम एडजस्टमेंट के हिसाब से, कितने, 1,50,000। ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग ईपीएस निकालो, अगर आप लेट कीजिए पिछले केस में ही, इस केस में दोबारा ईपीएस निकालो। ठीक है। तो इस केस में एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप ले लो, तो ईपीएस कितना आ जाएगा, ठीक है, 8,00,000 रुपए का अर्निंग था, और नंबर ऑफ शेयर हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने निकाले, 1,50,000। तो ये हमारा ईपीएस बन जाएगा 8,00,000 डिवाइड विद 1,50,000, दैट इज 5.33, 5 रुपये 33 पैसे हमारा क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर हो जाएगा जी, 5 रुपीज 33 पैसा, दैट इज अर्निंग पर शेयर। करेक्ट है जी।
ये हमारा एक हो गया बेसिक, एक आ गया टाइम एडजस्टमेंट, ठीक है जी, टाइम एडजस्टमेंट। अब अगला हम बात करते हैं पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट। अब ये पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट क्या है? अब देखिए, मान लीजिए कोई शेयर होता है फुली पेड अप, कोई होता है पार्टली पेड अप, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग उसकी वैल्यू एडजस्टमेंट के बेसिस पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल देंगे, उसके बेसिस पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल देंगे, ठीक है जी, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जो नए शेयर इशू हुए हैं उसमें पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 रुपये है, हम चेंज कर देते हैं, उसमें मान लेते हैं कि पेड अप वैल्यू कितनी है, 6 रुपये है, तो हम उसको ईपीएस कैसे निकालेंगे, ठीक है। उस केस में अर्निंग आ जाएगा जी, अर्निंग कितनी ली थी हमने फर्स्ट केस में, 8 लाख रुपए। मान लीजिए अर्निंग कितनी है, 8 लाख रुपए है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे? सबसे पहले जो हमारे ओरिजिनल शेयर थे, ठीक है, ओरिजिनल शेयर मान लीजिए हम उसको भी चेंज कर देते हैं। ओरिजिनल शेयर मान लीजिए ये 1 लाख जो शेयर हैं ये 8 रुपये पेड अप है, ठीक है, 8 रुपये पेड अप है, ठीक है, एक 8 रुपये पेड अप है और दूसरा कितना है, 6 रुपये पेड अप है। यहाँ पे लिख ही देते हैं, ले लीजिए, आउटस्टैंडिंग शेयर 1 लाख एट द रेट ऑफ 8 पेड अप, ठीक है जी। न्यू इशू ऑन 1 जुलाई, कितने शेयर है जी, ये भी 1 लाख है, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 6 पेड अप, ठीक है जी, यहाँ पर 6 पेड अप है। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है? अब यहाँ पर देखिए टाइम एडजस्टमेंट प्लस पेड अप एडजस्टमेंट दोनों आ गई इस क्वेश्चन में। अब देखिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हमें कैसे निकालना है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग, पहले आउटस्टैंडिंग शेयर की एडजस्टमेंट करते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर की कितनी होगी, कितने शेयर हैं, 1 लाख शेयर हैं। पहले करेंगे पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट, पेड अप वैल्यू कितनी है, 8 है, टोटल कितनी है, 10 है, मल्टी क्या कर देंगे, टाइम एडजस्टमेंट। अब टाइम एडजस्टमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई नहीं है क्योंकि ये शुरुआत को ही पहले ही से ही इशू हुए हैं, पिछले सालों के किसी पता नहीं कब इशू हुए हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं होगी, 12/12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80,000, 80,000 शेयर हो जाएंगे, ठीक है जी, ये 80,000 हो जाएंगे। दूसरा न्यू, ठीक है जी, न्यू इशू कैसे हुए हैं जी, न्यू शेयर इशू हुए हैं 1 लाख, अब पेड अप कितनी थी, 6 थी, तो 6/10 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, टाइम एडजस्टमेंट, कौन सी डेट को इशू हुए हैं, वही हमने लिया है 1 जुलाई को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 6/12 हो जाएगा, तो टोटल बन जाता है 1 लाख इंटू 6 डिवाइड विद 10, 60,000 हो गया, इंटू 6/12, ये हो गया 30,000, तो ये टोटल बनता है 80,000 प्लस 30,000, दैट इज 1,10,000। सिंपल है जी, टाइम एडजस्टमेंट भी कर दी हमने, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट भी कर ली, ठीक है। अब टोटल शेयर यहाँ पे कितने हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट 1,10,000। अब हम क्या करेंगे, 8 लाख को डिवाइड कर देंगे 1,10,000 के साथ, 8 लाख डिवाइड बाई 1,10,000, तो ये हो जाएगा जी 7.27, 7.27
क्या हो जाएगा हमारा बेसिक ईपीएस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट हो गई, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट हो गई, बेसिक ईपीएस हो गया। ठीक है जी, टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होता है, टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट होता है कि मान लीजिए जो नए शेयर इशू हो रहे हैं वो इन बिटवीन द ईयर हो रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, टाइम वैल्यू की एडजस्टमेंट कर देंगे उसके साथ। मान लीजिए 6 महीने पहले किए तो 6/12 हो जाएगा। ठीक है, 9 महीने पहले किए हैं शेयर ईयर एंड से तो 9/12 हो जाएगा। ठीक है जी, पेड अप वैल्यू में क्या होगा, जितनी पेड अप है डिवाइड बाई 10 हो जाएगा जो फुली पेड अप है। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, बोनस शेयर। अब बोनस शेयर बच्चों क्या होता है, सर बोनस शेयर का मतलब होता है कि हमारे बोनस शेयर का मतलब होता है हमारे कंपनी के पास जो फ्री रिसोर्सेज कंपनी के पास पड़े होते हैं, जो रिजर्व्स पड़े होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी के पास जो प्रॉफिट पड़े हुए हैं उसका हम कैपिटलाइजेशन करते हैं। कैसे कैपिटलाइजेशन करते हैं, कंपनी अपने जो रिजर्व्स है उसका कैपिटलाइजेशन करती है अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करके फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करके फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करती। ठीक है जी, अब इसका मतलब है कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट पड़ा होता है वो पहले से ही पड़ा हुआ है। कंपनी ने आज बोनस शेयर इशू किए, बोनस शेयर इशू किए कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, ये आप लोगों ने ग्रुप 1 में पढ़ रखा है। ठीक है जी, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए। ठीक है जी, अब यहां पर बोनस शेयर की एडजस्टमेंट कैसे होगी, बोनस शेयर के केस में हम लोग क्या करेंगे, बोनस शेयर के केस में नंबर वन नोट डाउन करते जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे क्या टाइम एडजस्टमेंट होगी, नहीं होगी। नो, टाइम एडजस्टमेंट नो। नंबर 2 पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट, नो, ना ही टाइम एडजस्टमेंट होगी ना ही पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट होगी। टाइम एडजस्टमेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि देखिए रिजर्व जो है, प्रॉफिट जो है वो तो पहले ही पड़े हुए थे। हमने क्या किया है, अब आपको पता है जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो शेयर होल्डर फंड्स के साथ, मतलब शेयर कैपिटल के साथ आते हैं फ्री रिजर्व्स। ठीक है, वो एट द एंड होते किसके हैं, एट द एंड होते किसके हैं, शेयर होल्डर के होते हैं। तो हमने क्या किया, एक जगह से उठाकर फ्री रिजर्व से निकाल कर शेयर होल्डर को वो दे दिए, शेयर कैपिटल में वो आप आ गए। देखा जाए कुल मिला के रहे तो वो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट रहे, मेरे पैसे थे मुझे ही वापस मिल गए, तो वहां पर कुछ नया तो हमने किया नहीं। ठीक है, इसलिए यहां पर माना जाता है कि यहां पर जो बोनस शेयर इशू हुए हैं, बोनस शेयर जो है इशू हुए हैं वो फर्स्ट डेट से हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट डेट से हुए हैं, प्लस इनकी वजह से जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं, प्रीवियस अर्निंग पर शेयर है, वो भी एडजस्टेड होंगे। ठीक है जी, प्रीवियस अर्निंग पर शेयर है वो भी एडजस्ट होंगे। उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, उसके लिए हम लोग निकालते हैं एडजस्टेड ईपीएस। उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एडजस्टेड ईपीएस। ठीक है जी, वो आगे जाके क्वेश्चन में आपको फुल फ्लैज करवाऊंगा जिसमें आपको टाइम वैल्यू, पेड अप वैल्यू, बोनस शेयर, राइट शेयर सब कुछ आएगा वहां पर। ठीक है, टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट के तो वैसे भी हमने एग्जांपल कर ही लिया है, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट भी कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर बोनस शेयर में कुल मिला के क्या आएगा, बोनस शेयर क्या हुआ, कंपनी ने आज शेयर इशू किए। ठीक है, बोनस शेयर क्या है, कंपनी ने आज शेयर इशू किए शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। अब नंबर ऑफ शेयर जो बढ़ेंगे वहां पे कोई टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगी, नंबर 1 कोई टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगी, ना ही कोई पेड अप, क्योंकि बोनस शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जा रहे हैं एज फुली पेड अप। ठीक है, तो इसका मतलब है ना ही कोई पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट होगी ना ही टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट होगी। दूसरी बात, जो
यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि भाई प्रॉफिट्स तो पहले के ही पड़े हुए थे, प्रॉफिट्स तो पिछले सालों के ही पड़े हुए थे, वहां पर रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों पड़ जाएगी? क्योंकि प्रॉफिट पुराने वाले ही थे, पुराने वाले ही प्रॉफिट थे, उनमें से ही हमने निकाल के शेयर होल्डर को डिविडेंड बोनस शेयर दे दिया डिविडेंड की बजाय। डिविडेंड तो देना ही देना है अलग से, ठीक है, वो तो अलग कंसर्न है। कंपनी ने पर क्या किया, उस रिजर्व से क्या किया, बोनस शेयर इशू कर दिए। ओके है जी, ये हो गया जी अपना बोनस शेयर। बोनस शेयर में क्या है, टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगी, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं होगी, और जो ईपीएस है वो रिवाइज हो जाएगा पिछले सालों का भी। इस साल का तो हम कर ही रहे हैं, बता ही दिए इस साल का क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, पिछले साल का भी हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, राइट शेयर। राइट शेयर में क्या होगा, राइट शेयर क्या होता है? राइट शेयर सर हमने बोनस एंड राइट शेयर ग्रुप 1 में पढ़ रखा है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देती है, अधिकार देती है कि भैया आप हमारे से शेयर खरीद सकते हो, ठीक है जी, शेयर खरीद सकते हो। अब शेयर खरीदने का राइट आपको दिया है, आप क्या है अपनी मर्जी से खरीद भी सकते हो या राइट रीअनाउंस भी कर सकते हो। यहाँ पर हम राइट रीअनाउंस की बात नहीं करते, यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं किसके ऊपर, जो मैंने शेयर राइट ले लिया है। अब देखिए, राइट लेने के लिए आपको याद होगा, हम राइट शेयर में हम लोग क्या निकालते थे, एक्स राइट प्राइस निकालते थे, वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट। एक्स राइट का मतलब क्या होता था, एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस, एक्सक्लूडिंग राइट प्राइस, जिसको आप इन शॉर्ट वेटेड एवरेज भी बोल देते थे, ठीक है ना। वेटेड एवरेज प्राइस निकालते थे हम लोग शेयर का। यहां पर भी पहले जब राइट शेयर का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले क्या निकालना होगा, वैल्यू ऑफ राइट प्राइस निकालनी होगी। राइट प्राइस कैसे निकालते हैं, देखिए फटाफट फॉर्मूला लिख लीजिए। जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट प्लस प्लस राइट इशू इनटू राइट प्राइस। ठीक है जी, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर। ठीक है जी, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट प्राइस कैसे निकाला हमने, हमारे पास जो पहले शेयर थे उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो पहले का प्राइस था, ठीक है, प्लस उसकी वजह से तो हमें नए नए शेयर मिले हैं, उसकी वजह से तो ही हमें नए शेयर मिले हैं, प्लस कर देंगे जो नए शेयर मिले हैं एट न्यू प्राइस, नए शेयर मिले हैं एट न्यू प्राइस, ठीक है सॉरी, डिवाइड क्या कर देंगे, क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी मतलब जो पुराने शेयर थे प्लस नए शेयर थे, तो ये क्या हो गया, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के बेसिस पर हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट प्राइस। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। राइट इशू के केस में हमें इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, एक होता है राइट पार्ट, एक होता है बोनस पार्ट। एक होता है जी राइट पार्ट, एक होता है बोनस पार्ट। अब इसका मतलब क्या है, राइट पार्ट का मतलब क्या है, बोनस पार्ट का मतलब क्या है। अब देखिए, 1 लाख मान लीजिए, एक 100 शेयर इशू हो रहे हैं, ठीक है, 100 शेयर मान लीजिए इशू हो रहे हैं। अब 100 शेयर आपको नए इशू हो रहे हैं, वो कितने के बदले में हो रहे हैं, 500 के बदले में हो रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए, जो शेयर आपको इशू हो रहे हैं वो मार्केट से, जो मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा था बिफोर राइट, उससे कम पे इशू होंगे, ठीक है, उससे कम पे इशू होंगे।
इसका मतलब है आपको अपने राइट का कुछ फायदा मिल रहा है, आपको अपने राइट का कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने का आपको फायदा मिल रहा है। जो फायदा मिल रहा है वो देखा जाए तो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपने कुछ पैसा खर्च नहीं किया, बस कॉस्ट आपको ये बेयर करनी पड़ी कि आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होने का फायदा मिला। ठीक है, जो फायदा मिला उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोनस पार्ट। जो फायदा मिला उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोनस पार्ट बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए उसके लिए हम लोग बोनस शेयर, अब बोनस पार्ट के केस में तो, बोनस के केस में तो आपको पता ही है, आप वहां पर टाइम एडजस्टमेंट नहीं होती, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं होती, वहां पर हम लोग क्या है मानते हैं, बैक डेट से ही शेयर इशू है। बोनस पार्ट के केस में शेयर बैक डेट से ही इशू है, हम लोग यही मान के चलते हैं ना, करेक्ट है ना। तो इसका मतलब है बोनस पार्ट माना जाएगा, और जो राइट पार्ट है वो सिंपल इशू की तरह ही कंसीडर होगा, टाइम एडजस्टमेंट भी होगी, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक है जी। अब बोनस पार्ट और राइट पार्ट निकालना कैसे है, चलिए सबसे पहले बोनस पार्ट। बोनस पार्ट कैसे निकालना होता है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे, इनटू बेनिफिट कितने का हुआ, डिवाइड बाय आपका हो जाएगा जो हमने एग्रीगेट, ये जो वैल्यू ऑफ शेयर निकाला, एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट, ये आ जाएगा आपका बोनस पार्ट। अब राइट पार्ट कैसे आएगा, शेयर परचेज जो भी किए थे, या फिर आप कह सकते हो शेयर इशू माइनस बोनस पार्ट। ठीक है जी। मतलब कुल मिला के स्टेप 1 में आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ शेयर निकाला एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर निकाला एक्स राइट प्राइस, ठीक है, जिसको आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, वेटेड एवरेज प्राइस भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने राइट पार्ट बोनस पार्ट निकाला। राइट पार्ट बोनस पार्ट निकालने का तरीका क्या है, बोनस पार्ट पहले निकालेंगे। बोनस पार्ट निकालने का तरीका है जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर थे, जिसके बदले में हमें शेयर मिले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डिस्काउंट मिला है, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ है। अब वो फ़ायदा निकालेंगे, कितने शेयर का फ़ायदा हुआ है, देखा जाए तो शेयर का फ़ायदा कैसे निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू बेनिफिट कितने का हुआ है। बेनिफिट मतलब मान लीजिए एवरेज प्राइस हमने कितने का निकाला है, 20 रुपये का निकाला है। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट निकाला है मान लीजिए 20 रुपये का निकाला है। ठीक है, और मार्केट में बिफोर राइट कितना था, मान लीजिए 25 रुपये का था। ठीक है, तो 5 रुपये का फायदा हो रहा है, तो क्या करेंगे, 5 रुपये कर देंगे, बेनिफिट 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये अपना हो गया क्या, राइट का भी हो गया, राइट की प्रोविजन भी हो गया। अभी तक हमने सिंपल बेसिक ईपीएस कर लिया, दूसरा हमने टाइम एडजस्टमेंट, तीसरा पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट, चौथा बोनस, पांचवा राइट इशू। ठीक है जी। अब एक सम करेंगे इन सभी का मिक्सचर, जिसको इसके साथ हम एडजस्टेड ईपीएस भी करेंगे, एडजस्टेड ईपीएस भी होगा। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास नेट प्रॉफिट है 2019 का 11 लाख रुपए, नेट प्रॉफिट 11 लाख रुपए है, 19 का, 20 का कितना है 15 लाख रुपए, आउटस्टैंडिंग शेयर प्रायर टू द राइट कितने हैं 5 लाख हैं, राइट इशू प्राइस, राइट प्राइस शेयर होल्डर को कितने का मिल रहा है 15 रुपए का। अब लास्ट डेट टू एक्सरसाइज द राइट कितना है 1 मार्च 2020 है जी। ठीक है जी, 1 मार्च 2020 को इशू हो रहे हैं। राइट इशू टू 1 शेयर, अब यहां पर जो राइट इशू हो रहा है 1 शेयर हो रहा है फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, 5 शेयर्स के लिए हो रहा है, दैट इज 1 लाख न्यू शेयर। ठीक है जी, तो साफ पता लग रहा है कितने शेयर मिल रहे हैं हमें, 1 लाख राइट इशू हो रहा है, करेक्ट है। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू दैट राइट कितनी है 21 रुपये है। मतलब राइट शेयर इशू से करने से पहले शेयर की वैल्यू कितनी थी, राइट इशू करने से पहले शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 21 रुपये। ठीक है, पर 21 रुपये थी, पर हमें कितने का मिल रहा है शेयर, हमें मिल रहा है 15 रुपये का, हमें मिल रहा है 15 रुपये का, 15 रुपीज़ का। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, बेसिक ईपीएस। अब बेसिक ईपीएस के साथ मैं आपको एडजस्टेड ईपीएस भी करवाऊंगा इस क्वेश्चन में।
ठीक है जी, बेसिक ईपीएस के साथ एडजस्टेड ईपीएस भी करवाऊंगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ 2020 की। 2020 में बेसिक ईपीएस कैसे आएगा। अर्निंग कितनी है जी, 15 लाख रुपए है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ शेयर। इसके लिए एक छोटा सा यहां पर पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं जी। वर्किंग नोट क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे पहले हम वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट प्राइस। अब देखिए हमारे पास पहले शेयर कितने थे, 5 लाख, 5 लाख शेयर थे। और बिफोर राइट शेयर का प्राइस कितना था, 21 रुपये था। फिर हमें नए शेयर कितने इशू हुए, नए शेयर इशू हमें हुए कितने, 1 लाख। 1 लाख शेयर हुए कितने रेट पे, 15 रुपये, 15 रुपीज़ पे। 1 लाख शेयर नए इशू हुए 15 रुपये पे। ठीक है, तो देखा जाए टोटल शेयर कितने हो गए, 5 लाख प्लस 1 लाख। ठीक है, तो ये वो बनता है आपका 5 लाख इंटू 21, ये होता है 1,05,00,000। प्लस 1 लाख इंटू 15 लाख हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 105 लाख प्लस 15 लाख, 120 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, तो ये बनता है 20 रुपीज़। ठीक है जी, ये आपका वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट आ गया जी, कितना, 20 रुपीज़ आ गया जी। वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट कितना आ गया, 20 रुपीज़ आ गया। ठीक है जी, अब दूसरा वर्किंग नोट बच्चों हम बनाएंगे किस लिए, दूसरा वर्किंग नोट बनाएंगे बोनस पार्ट और राइट पार्ट के लिए। ठीक है जी, अब देखिए बोनस पार्ट एंड राइट पार्ट। बड़ा आसान है जी। देखिए हुआ क्या, कितने शेयर, मैंने आपको क्या बोला था, आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं जी, 5 लाख। आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 5 लाख, मल्टीप्लाई बाई बेनिफिट कितने का हुआ। अब देखिए एग्रीगेट प्राइस आपको कितने का पड़ रहा है, 20 रुपये का। एवरेज प्राइस आपको पड़ रहा है एक्स राइट कितना पड़ रहा है, 20 रुपये का। ठीक है, और शेयर जो है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 21 रुपये है। तो देखा जाए आपको, देखा जाए पर शेयर के ऊपर कितने का फायदा हो रहा है, पर शेयर के ऊपर 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो वैल्यू ऑफ शेयर एक्स राइट कितना है, 20 है, तो ये आ जाएगा आपका बोनस पार्ट 5 लाख डिवाइड बाई 20, दैट इज 25,000 शेयर। पच्चीस हजार शेयर हो गए बोनस पार्ट, और रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग जो भी बचे अपने पास वो अपने राइट हो गए जी। राइट पार्ट कितने हो गए, 1 लाख माइनस 25,000, 75,000। ठीक है जी, ये आपके बोनस भी हो गए जी, ये आपके राइट शेयर भी हो गए। ओके है जी, करेक्ट है सब कुछ। अब बारी आ गई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने की। वर्किंग नोट नंबर 3, वेटेड एवरेज
नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले जी आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे हमारे? 5 लाख। अब देखिए यहाँ पर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हम थोड़े से अच्छे तरीके से निकालेंगे, एक चार्ट के थ्रू निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। पहला है 1 जनवरी 2020, ठीक है जी, ये है लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020, ठीक है जी। अब देखिए जो राइट इशू हुआ है कौन सी डेट को हुआ है? 1 मार्च 2020 को, 1 मार्च 2020 को हुए हैं, ठीक है जी, 1 मार्च 2020 को हुए हैं। अब देखिए हमारे पास 1 जनवरी 2020 को कितने शेयर थे? 5 लाख थे। अब देखिए 1 मार्च 2020 को हमने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर इशू किए। यहाँ पे पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट तो है नहीं, यहाँ पे टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब 1 लाख शेयर इशू किए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 1 लाख है इसमें से हमने निकाला बोनस पार्ट कितना है? 25,000। बोनस पार्ट कितना है? 25,000। और राइट पार्ट कितना है? 75,000। अब बोनस पार्ट की केस में मैंने आपको बोला था वो क्या करेगा? बैक डेट पर चले जाएगा, बैक डेट से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है जी, बैक डेट से रिवाइज हो जाएगा। क्या माना जाएगा? वो पहले ही इशू किया जा चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो 1 लाख है इसमें से 25,000 शेयर शुरुआत में ही चले जाएंगे, यहां पर प्लस हो जाएगा 25,000 शेयर, तो टोटल हो गए 5,25,000 शेयर, ठीक है जी, 5,25,000 शेयर्स हो गए। अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर पहले ही कितने थे? 1 मार्च अगर 2020 की बात करें, अगर हम 1 मार्च 2020 की बात करें, 5 लाख हमारे पास आउटस्टैंडिंग थे, 1 लाख नए शेयर इशू कर दिए। अब यहाँ पे राइट और बोनस की तो बात ही नहीं रही। इसका मतलब है ये जो 10 महीने हैं, 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 मार्च 2020 तक हमारे पास कितने शेयर थे? यहाँ पे हमारे पास थे 5,25,000 शेयर। कितने महीने? 2 महीने, करेक्ट है, 2 महीने बनते हैं। प्लस 1 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कितने शेयर है हमारे पास? 6 लाख, 10/12, ठीक है जी, यही है जी। और पेड अप वैल्यू तो एडजस्टमेंट तो कोई है ही नहीं, तो ये आ गया आपका 5,25,000 इंटू 2/12, दैट इज 87,500। तो दूसरा है 6 लाख इंटू 10/12, दैट इज 5 लाख। तो टोटल हो गए 5,87,500 शेयर्स, ठीक है जी, 5,87,500 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गया 5,87,500, करेक्ट है जी। अब देखिए बड़ी ही सिंपल सी बात है, यहां पर हमने बोनस के केस में क्या किया? बैक डेट से ही मान लिया। राइट के केस में जिस डेट से इशू है उसी डेट से ही माना जाएगा, और टाइम एडजस्टमेंट भी होगी, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट भी होगी। टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट यहाँ पे थी, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं थी, ठीक है जी। तो अब आ जाएगा बेसिक ईपीएस, ठीक है जी, 5,87,500, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 15 लाख डिवाइड बाई 5,87,500, तो ये होता है 2.55, 2.55 हमारा क्या आ गया? बेसिक ईपीएस आ गया, ठीक है जी। बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया किसका? 2020 का। अब आपको पता है अगर हम एडजस्टेड ईपीएस निकालना चाहें 2021 का, तो वो कैसे आएगा जी?
2019 का, सॉरी, एडजस्टेड ईपीएस फॉर 2019। अब देखिए ना, बेसिक ईपीएस जो 19 का है वो तो सिंपल ही है, अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अर्निंग कितनी थी 2019 की, देखो जरा, अर्निंग थी 2019 की 11 लाख और शेयर कितने थे 5 लाख, तो 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये हो जाता है 2.2। बेसिक ईपीएस आ गई 2019 की 2 रुपये 20 पैसे। ठीक है, एडजस्टेड ईपीएस कैसे आएगी, एडजस्टेड ईपीएस कैसे आएगी, अर्निंग डिवाइड बाय एडजस्टेड शेयर, अर्निंग डिवाइड बाय एडजस्टेड शेयर। अर्निंग कितनी है 11 लाख, आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे 5 लाख। अब एक सिर्फ एडजस्टमेंट करने वाली है, वो है बोनस पार्ट वाली। अब आपको पता है जो 25,000 शेयर बोनस है वो बैक डेट से हम लोग मान लेंगे, तो इसका मतलब है कितने शेयर बोनस पार्ट हमने माने थे 25,000 शेयर, तो 25,000 यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 लाख डिवाइड बाय 525, 11 लाख डिवाइड बाय 525, ये आ जाएगा 2.095, 2.10 कर सकते हैं इसको हम, रुपीज 2.10, दैट इज एडजस्टेड ईपीएस। इसको हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर। अब देखिए इस क्वेश्चन में सारा कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया, टाइम एडजस्टमेंट, बोनस, राइट पार्ट, ठीक है, पेड अप वैल्यू की एडजस्टमेंट नहीं हुई। अब ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है, आप लोग कह सकते हो कि ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, 100% एलिजिबल है ये एग्जाम के लिए। ठीक है जी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है। ठीक है जी, ये एग्जाम कौन से में है मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जो नवंबर 19 का क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स चेंज है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी इस क्वेश्चन सारा का सारा वही है। ठीक है जी, ये आपका एडजस्टेड ईपीएस हो गया जी। अब आते हैं बच्चों एक लास्ट, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है, डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है डाइल्यूट होना, गिर जाना, कम हो जाना अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, कंपनी ने कुछ डिबेंचर इशू कर रखे थे, वो कहते हैं इस साल कन्वर्ट होने वाले हैं किसमें, इक्विटी शेयर में। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल इशू कर रखे थे, वो भी कन्वर्ट होने वाले किसमें, इक्विटी शेयर में। ठीक है, अब ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं या शेयर हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर हैं, इससे फर्क क्या होगा, इससे चेंज क्या आएगा, इससे क्या होगा, कन्वर्ट होने से हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, और अगर डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, डिबेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट। देखिए कुल मिला के अगर हम डिबेंचर की बात करें, पहले हम डिबेंचर की बात करते हैं। अगर हम डिबेंचर की बात करें, और देखिए सिंपल पहली बात तो डाइल्यूटेड होता क्या है, कम हो जाना, अर्निंग का कम हो जाना, किस डाइल्यूट हो जाना किसकी वजह से, गिर जाना किसकी वजह से, जो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी वालों में, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो राइट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो अर्निंग का राइट है वो कम हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब वही एडजस्टमेंट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है जी, डाइल्यूटेड ईपीएस। अब देखिए जब डिबेंचर कंपनी इशू करेगी, कौन से, कन्वर्टिबल वाले, मतलब जब कन्वर्टिबल डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, डिबेंचर जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, उससे 3 एडजस्टमेंट होंगी, उससे 3 एडजस्टमेंट होंगी। वो कौन कौन सी, देखिए पहली एडजस्टमेंट होती है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की। अब देखिए कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किया, या डिबेंचर कम हो गए, कंपनी ने जब डिबेंचर कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर में आ गए, अब कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती थी वो इंटरेस्ट बच गया, इंटरेस्ट जो पे करती थी वो इंटरेस्ट बच गया। अब इससे क्या हो गया, हमारा जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय
इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है जी। प्रॉफिट जो होगा बढ़ जाएगा किसके साथ, इंटरेस्ट अमाउंट के साथ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास प्रॉफिट दिया होगा वो, उससे क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट हम लोग पे करते थे वो हमारा बच जाएगा, सेविंग हो जाएगा, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी एडजस्टमेंट किस चीज की होगी, दूसरी एडजस्टमेंट होगी नंबर ऑफ शेयर्स की, ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज्ड हो जाएंगे बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड टू द डिबेंचर होल्डर, ठीक है जी। जितने भी कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू करे, जितने भी डिबेंचर्स होल्डर को शेयर इशू करे, उसके साथ कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मान लीजिए कंपनी के 10,000 बोनस शेयर डिबेंचर थे, 10,000 के एक के बदले में 10 शेयर, एक डिबेंचर के बदले में 10 डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है। तो ये 10,000 पहले थे, 1,00,000 इक्विटी शेयर हो जाएंगे, इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है 1,00,000 इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, 1,00,000 इक्विटी शेयर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। तो इंक्रीज हो गया मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा किसमें, आउटस्टैंडिंग शेयर में, और प्रॉफिट में भी प्लस हो जाएगा। अब तीसरी और लास्ट एडजस्टमेंट होती है टैक्स एडजस्टमेंट। अब टैक्स एडजस्टमेंट कौन सी होती है, अब देखिए, जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती थी पहले 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 जब डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करती थी तो टैक्स सेव होता था, ठीक है जी, टैक्स सेव होता था। अब वो टैक्स सेव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा ही नहीं अलाउड हो रहा। इंटरेस्ट चार्ज टू P&L होता है और डिविडेंड क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसलिए इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टैक्स ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं, ये जो है हमारा, ये एडजस्टमेंट कहां से है और ये एडजस्टमेंट कहां से है, ये दोनों एडजस्टमेंट जो हो रही हैं, ये दोनों एडजस्टमेंट प्रॉफिट से हो रही हैं। ये भी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा, ये भी प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। और ये कहां पे हो जाएगा जी, शेयर्स में, ये शेयर्स में हो जाएगा, ठीक है जी। ये कुल मिला के एडजस्टमेंट्स हैं किसमें, डाइल्यूटेड ईपीएस जब हम निकालते हैं, बस इतना सा काम होगा डाइल्यूटेड ईपीएस में, ठीक है जी। हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होगा उसको प्लस कर देंगे प्रॉफिट में, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स होगा वो माइनस कर देंगे, और जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। अगर मान लीजिए प्रेफरेंशियल के केस में अगर आ जाओ, प्रेफरेंशियल के केस में इंटरेस्ट की जगह पे क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे टैक्स सेविंग तो होती नहीं प्रेफरेंस के केस में। तो दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है, दूसरा हमारा नंबर ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बदले में इक्विटी शेयर इशू हो गए तो एक नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, मतलब एक प्लस हो गया, एक माइनस, सॉरी एक प्रॉफिट में प्लस हो गया, जो डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड बच गया, सेविंग हो गई। दूसरा दूसरा क्या हुआ, दूसरा आपका नंबर ऑफ शेयर्स में प्लस हो गया, ठीक है जी। ये हमारा बच्चों कुल मिला के AS20 था। AS20 में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस में क्या करना होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेते हैं। वेटेड एवरेज कैसे, किसके बेसिस पर एडजस्ट करते हैं, टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट, पेड अप वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद जो राइट इशू हुआ है तो राइट इशू का पार्ट, ठीक है जी। राइट इशू के केस में दो पार्ट होते हैं जी, बोनस पार्ट, राइट पार्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है बोनस इशू। बोनस इशू के केस में क्या होता है, बोनस मानना जाता है बैक डेट से ही, जिससे क्या होता है पिछले साल की ईपीएस भी रिवाइज हो जाती है, इस साल की भी एडजस्ट तो होनी है, ठीक है जी। उसके बाद एडजस्टेड ईपीएस, एडजस्टेड ईपीएस में क्या होता है, पास्ट अर्निंग प्लस, तो पास्ट अर्निंग हो जाएगा डिवाइड बाय पास्ट आउटस्टैंडिंग शेयर प्लस जो बोनस इशू हुए हैं इस साल में, ठीक है जी। और लास्ट होता है हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस में हमने तीन एडजस्टमेंट करी,
डिबेंचर अगर शेयर में कन्वर्ट होता है, डिबेंचर अगर शेयर में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स जो हमारा लॉस्ट हो गया वो लेस हो जाएगा, और डिबेंचर के बदले में जो शेयर इशू हुए वो नंबर ऑफ शेयर में ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बच्चों हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, शानदार एएस था, AS20। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए वीडियो।